फिलहाल मैं अपनी केदारनाथ यात्रा खत्म कर नीचे उतर रहा हूँ और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस बार 2023 का आखिरी यात्री मैं हूँ और ये किस वजह से हो पाया ये आपको बिल्कुल एंड में जाके पता लगेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय शंकर। तो हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है एंड केदारनाथ के जो किवाड़ हैं वो तो दिवाली वाली रात को ही बंद हो जाते हैं, इसलिए केदारनाथ बाबा को ऊखीमठ ले आया जाता है ऊपर धाम से। एंड सबसे पहले हम जाएंगे ऊखीमठ, हम आपको ऊखीमठ के भी दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम केदारनाथ धाम भी जाएंगे तो उसके भी दर्शन कराएंगे। तो बाबा के दर्शन के लिए हमारे साथ बने रहें और चलिए आपको घुमा के लाते हैं। हम लोग चंडीगढ़ से निकल चुके हैं एंड हाईवे पे इतनी धुंध है कि कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा, बट मन में इतना जोश है कि धुंध हमें रोक नहीं सकती। तो चलिए आगे बढ़े। तो अभी हम लोग ऋषिकेश क्रॉस कर चुके हैं बट रास्ते में इतनी तेज धूप निकली हुई है कि सुबह की जो ठंड थी वो इस टाइम पे बिल्कुल गर्मी में बदल चुकी है। तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने अपर डाला था, इसके अंदर इनर डाल के घर से निकला था, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे को अपना इनर खोलना पड़ रहा है। ये है अपना ऋषिकेश, कड़ाके की धूप निकली हुई है और यहाँ पे गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल उबले हुए आलू जैसा हाल हो गया हमारा। तो अभी गर्म कपड़े खोल के आगे का रास्ता तय करते हैं। तो अपने सफ़र में अब हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग और देवप्रयाग में अभी हम खड़े हैं संगम पे। ये है संगम भागीरथी और अलकनंदा रिवर का। ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये भागीरथी और जो ब्राउन वाला है वो है अलकनंदा। कहते हैं कि भगवान राम और दशरथ जी भी यहाँ पे मेडिटेशन करने आया करते हैं। जो टेम्पल है ना रघुनाथ मंदिर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ये रघुनाथ मंदिर है, इससे इधर से सीढ़ियाँ जाती है पूरे मंदिर तक। ओके। तो यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। अभी तक मुझे चंडीगढ़ से चले हुए लगभग 8 घंटे हो चुके हैं और मैं पहुंचा हूँ ऑलमोस्ट ऊखीमठ के पास, जहाँ पर केदार बाबा को सर्दियों में नीचे लाया जाता है। एंड उससे थोड़ा सा पहले हम रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी कम है, आगे पता नहीं कुछ खाने को मिले या ना मिले। तो हमने मंगाई है कुछ मैगी और चाय वगैरह स्नैक्स, तो खा पी के चलते हैं आगे। रेस्टोरेंट से हम आगे बढ़ने लगे हैं अपने सफ़र पे एंड रेस्टोरेंट वालों से बात हो रही थी तो वहाँ पे एक भैया कह रहे थे कि मे बी आपको केदारनाथ तक ना जाने दिया जाए बिकॉज इस टाइम पे वहाँ पे बहुत बर्फ़ गिर चुकी होती है एंड रास्ते में आर्मी वालों का कैंप होता है, तो मे बी 25-50 किलोमीटर पीछे ही हमें रोक दिया जाए। बट देन उन्होंने ये भी कहा कि आपकी किस्मत पे है तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वेदर कंडीशंस ड्रामेटिकली यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। एंड वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो जैसे रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने अपना इनर खोल दिया था, बट इस टाइम पे यहाँ पे शाम हो चुकी है एंड आसमान में बादल हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, तो मैं अपना इनर वापस पहन लेता हूँ। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए अपना सफ़र वापस कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग 11 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं ओमकारेश्वर मंदिर। ये है ऊखीमठ में और जब सर्दियां हो जाती हैं ऊपर बर्फ़ गिर जाती है केदारनाथ धाम में तो केदार बाबा को ऊपर से इसी धाम में लाया जाता है। ये है हमारा ओमकारेश्वर धाम जहाँ पर केदार बाबा को रखा जाता है। सर्दियों में केदार धाम से नीचे ले आते हैं एंड यहाँ पर बाबा अभी रेस्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल आरती के टाइम पे पहुँच गए थे तो 1 घंटा हम आरती में बैठे, एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। ज़रूर आएँ और ख़ुद अपने आप एक्सपीरियंस करें। ऊखीमठ से केदार बाबा के दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं अपने केदारनाथ के सफ़र पर। अब हमें चले हुए घर से लगभग 12 घंटे हो चुके हैं
एंड सभी लोगों का यही कहना है कि केदारनाथ नहीं जाने दिया जाएगा बिकॉज कल परसों ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है एंड रास्ते सारे बंद कर दिए जाते हैं इस टाइम पे। बट वी स्टिल वांट टू गिव इट अ ट्राई, मे बी क्या पता किस्मत साथ दे जाए एंड दे माइट लेट अस गो। सो देखते हैं क्या होता है आगे। बट पूरा रास्ता काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे केदारनाथ यात्रा बंद होने के बाद इस रास्ते को कोई पूछता ही नहीं है। तो अभी तक तो पूरा सुनसान रास्ता था, अभी कोई छोटा सा शहर आया है तो यहाँ पे थोड़े लोग भी दिख रहे हैं और थोड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं इधर। अभी तक तो बिल्कुल सुनसान रास्ते से ही आ रहे थे। तो काशी शहर पहुँच चुके हैं और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर आगे केदारनाथ धाम होगा। तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि हमें आगे जाने दिया जाएगा कि नहीं। बट रास्ता भी काफ़ी कच्चा है और हमारे गाड़ी के पिछले टायर काफ़ी घिसे हुए हैं। बट देन रिस्क के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे, बट मेरा कहना ये है कि कोशिश करने वाले ही मंजिल पे पहुंचते हैं, जो कोशिश ना करें वो तो कभी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। तो कोशिश तो हम अपनी तरफ से ज़रूर करेंगे। रात के 11 बज चुके हैं एंड मुझे चंडीगढ़ से चले हुए लगभग 16 घंटे हो चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं केदारनाथ की चढ़ाई की शुरुआत में। और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे गौरीकुंड में एंड मेरे साथ भैया हैं, ये आपको और बताएंगे इसके बारे में। दादा यहाँ पे मतलब गौरीकुंड है। गौरीकुंड में यहाँ पे आपको मतलब आधा किलोमीटर नीचे गौरी माता का मंदिर है, जहाँ पे मतलब नहा धो करके अपनी मतलब यात्रा शुभारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे गौरी माता का मंदिर है जस्ट पास में और हम यहीं पे खड़े हैं। और यहाँ पर से हम अपनी जो ट्रैक को स्टार्ट कर रहे हैं और आप मॉर्निंग में आपको केदारनाथ के दर्शन करवाते हैं। और बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं, फिर भी आपको बाबा केदार के दर्शन करवाते हैं। गौरी माता का मंदिर यहाँ पे मतलब दर्शन वगैरह सारे कुछ होते हैं अभी भी, और 12 मास खुला रहता है आपका गौरी माता का मंदिर। और यही वो गौरीकुंड है जहाँ पे नीचे से थर्मल गर्म पानी भी निकलता है, जहाँ पे सभी लोग नहा करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये दुकानें वगैरह तो सारी बंद हैं इस टाइम पर, आधी रात का टाइम है तो दुकानें तो कहाँ खुलेंगी। बट हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पे। ये जगह जगह पानी आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आप पी सकते हो ठंडा पानी। ये रास्ता इस टाइम पे पूरी तरीके से खाली है, बट फ़िलहाल लाइटें यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसको लेबर को काम दिया गया है कि ये लाइट्स खोलनी है। तो जगह जगह आपको कहीं बीच बीच में लेबर भी मिल जाएगी इस टाइम पे। बाकी मेरे जो आर्मी के दोस्त थे उनका ये कहना था कि इस रास्ते पे रात को भालू और तेंदुए मिलते हैं, तो थोड़ा संभल के जाना। और भैया यहाँ पे घोड़ों वगैरह का क्या रहता है सिस्टम? दादा यहाँ पे घोड़ों का ये है कि यहाँ पे घोड़ों की फिरकी करती है। और यहाँ पे आपका ऑन सीजन पे 3,000-3,500-3,200 के समथिंग खर्चा करते हैं आपका सरकारी उस पर। और यहाँ से आपका केदारनाथ के समीप 2 किलोमीटर पीछे आपका घोड़ा पड़ाव आता है। घोड़ा पड़ाव तक यहाँ से घोड़े छोड़े जाते हैं और उसका जो रेंट रहता है छोड़ने का वो आपका 3,200 रुपये रहता है। और इसकी पर्ची ऑनलाइन करती है। यहाँ पे और कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भी सुविधा है कि मतलब पैदल जा सके। पैदल यात्रा सबसे बेस्ट है। आप घोड़े में इतनी रिस्क नहीं ले सकते जितना पैदल यात्रा में है। पैदल यात्रा में ही मज़े है। कहते मतलब परिश्रम करने वाले को ही मतलब फल मिलता है। यहाँ पे जो मतलब पैदल यात्रा करता है इसलिए सबसे बड़ा फल से बढ़कर कुछ भी नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि मतलब नाइट हो या डे हो तो पैदल यात्रा करोगे तो सबसे बेस्ट नज़ारा मिलेगा। प्लस आपको इंजॉय के साथ साथ बेस्ट भी लगेगा कि मुझे बाबा के दर्शन हुए। बाकी यहाँ पे ठंड तो बहुत है, बट अगर आपने प्रॉपरली कपड़े पहने हुए हैं तो चलने से काफ़ी गर्मी भी जनरेट होती है, तो ठंड महसूस नहीं होती जब तक आप चल रहे हैं। बट फिर भी ठंड से बचने के लिए आपको प्रॉपर कपड़े पहनना तो ज़रूरी है ही है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सिर्फ इस ट्रैक पे नहीं, किसी भी ट्रैक पे अगर आप जा रहे हैं तो आपका गियर प्रॉपर होना चाहिए। ये मेन गेट है
जहाँ से यात्रा का बिल्कुल शुभारंभ माना जाता है। थोड़ा रात का समय है तो सिर्फ हम लोग ही हैं इस ट्रैक पर। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बंद है इसके आगे, बट हमारे पास टॉर्चेस हैं, सो टॉर्च लेके हम चले हैं अपने मंजिल पर। मेरी नज़र में तो रात का ट्रैक ही हमेशा बेटर रहता है। दिन में धूप इतनी तेज़ होती है, एक तो गर्मी बहुत लगती है। हाँ, आधी एनर्जी तो धूप सोख लेता है, सूरज सोख लेता है, बाकी जो आधी बची होती है उसके साथ चलो। तो रात को एनर्जी अप रहती है, मोराल हाई रहता है एंड कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता। तो रात का ट्रैक हमेशा मेरी नज़र में तो बेटर ही रहा है। इस तरीके से सुंदर सुंदर झरने पूरे रास्ते में आपका मनोबल बढ़ाते जाते हैं। अभी जैसे मैं चला हुआ हूँ तो चारों तरफ चांद की रोशनी है, बट फ़ोन में दिखाई नहीं दे रही वो, बट जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा चांद की रोशनी में जगमगा रहा है। रास्ता तो बिल्कुल चांद की रोशनी में जगमगा रहा है, बट समहाउ माय कैमरा इज़ नॉट एबल टू कैप्चर इट। सो टॉर्च की रोशनी हम जगा रहे हैं ताकि आपको रास्ते का अनुभव मिल सके। इट इज़ हाईली लाइकली कि आप ये शायद रेप्लिकेट ना कर पाएँ, बट नो वरीज, एटलीस्ट इस रास्ते का रात का अनुभव तो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल ही जाएगा। जैसे जैसे मैं चला हुआ हूँ, साइड में मंदाकिनी नदी हमारे साथ साथ बह रही है एंड पूरे एटमॉस्फेयर में उसका जो पानी का सुंदर म्यूज़िक है वो पूरी वादियों में गूंज रहा है। यात्रा के रास्ते में बीच बीच में इस तरीके से शौचालय भी बने हुए हैं, सो ट्रैवलर्स को कोई इशू नहीं आता। फ़िलहाल तो रास्ता काफ़ी जंगली है, चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं एंड पेड़ों के साथ नदी के बहते हुए पानी की आवाज़। बट ऐसा एक्सपीरियंस इसी टाइम पे मिल सकता है। आप दिन में आओगे, यहाँ की वाइब भी अलग होती है। बीच बीच में यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है, तो ट्रैक पे ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं। बैठने की व्यवस्था है, झरनों का बहता हुआ पानी है जो आप कभी भी पी सकते हैं एंड शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी मैंने आपको दिखाई। तो यात्रियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत आती नहीं है इस ट्रैक पर। जैसे हम अभी इस जंगली रास्ते से गुजर रहे हैं तो अपने आप को सेफ रखने की छोटी मोटी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी टॉर्च की लाइट से हमें रास्ता तो दिख रहा है, बट ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा। पर अगर सामने कोई जानवर होगा तो जब उसकी आंखों में लाइट पड़ेगी तो उसकी आंखें भी चमकती हैं, जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली पता लग सकता है कि सामने कोई जानवर है। दूसरी टेक्निक ये है, जैसे हम लाइट को ऑन ऑफ करते हुए चले हुए हैं, तो आप एक लाइट को ऐसे ही ऑन ऑफ करते चलते रहिए, तो कोई भी जानवर होगा तो ब्लिंकिंग लाइट को देख के मूवमेंट करेगा और आप अलर्ट हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक का यूज़ करके आप अपने रास्ते को थोड़ा और सेफ बना सकते हैं। अभी वैसे आपको ये सीन मेरे फ़ोन में तो नहीं दिख पाएगा, बट मेरे सामने इस टाइम पे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है और वो चांद की रोशनी में ऐसे चमक रही हैं जैसे कोई हीरा। इतना सुंदर सीन आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो चलते चलते हम अभी एक हमें पुरानी सी दुकान मिली। तो कुछ दिन पहले तक तो ये दुकान होगी, बट अभी ऐसे ही खंडर कमरे की तरह बन के पड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे आधा घंटा रेस्ट करने का फ़ैसला किया है। उसके बाद हम आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी दुकान है जहाँ हम रुके हुए हैं।
तो भैया हम रुके क्यों है, थोड़ा बताना। दादा हमारा रुकने का ये मकसद है कि यहाँ पे मतलब 12:30 के समीप हमारा टाइमिंग नहीं रहता है, मतलब अपने उत्तराखंड वासियों का हमारा 1:30 बजे के समथिंग उसके बाद निकलने का टाइमिंग होता है। और 1:30 से आप 5:30, 6, 7 बजे जब तक आपका मन करे तब तक आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। कहते कि नाइट का जो समय होता है वो अपने लिए दुर्घटना घटित होता है। प्लस हमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा, फिर भी मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ आधा घंटे 1 घंटा रुकना, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। और इसके बाद हम फिर से अपनी मतलब तो 1:30 बजे हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, है ना? 1:30 बजे 1:30 बजे की समथिंग हम अपनी यात्रा शुभारंभ करेंगे। वैसे हमने सुना था कि इस पूरे रास्ते पे वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने एंड सारी रात काम करेंगे, बट जितना भी अभी तक हम चल के आए हैं हमारे अलावा इस पूरे रास्ते पर कोई नहीं है, तो रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अच्छी बात यह है कि हमने सुना था यहाँ पे जानवर वगैरह होंगे इस टाइम पे, भालू, चीता वगैरह, बट शुक्र है कि ऐसे किसी जानवर से हमारा सामना नहीं हुआ। भोलेनाथ की कृपा से सफ़र एकदम सुहाना जा रहा है। ये सब दुकानें हैं जो यात्रियों को सर्व करती हैं खाने पीने की चीज़ें। हाँ, आजकल तो सब बंद पड़ा है। अभी हम चलते चलते पहुँचे हैं हनुमान जी के मंदिर में, और ये हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ एक समाधि भी है। कोई संत महात्मा जी होंगे जिनका नाम होगा संत श्री हिमालय गिरी जी, उनकी समाधि भी यहीं पर है। तो चलिए आगे चलते हैं। और रास्ते में जगह जगह इस तरीके के पत्थर भी गिरे हुए हैं जो ऊपर चट्टानों से टूट के गिरते रहते हैं। ये अचानक ही गिर जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रख के चलना चाहिए। बाकी 12 बजे हमने अपनी यात्रा इसलिए रोक दी थी कुछ समय आराम करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आसपास से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ जी, हाँ, हमारे अलावा तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। इस वजह से हमने फैसला किया कि थोड़ी देर रुक जाते हैं। पर अब चलते चलते हमें लगभग सुबह के ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो यात्रा के लिए इससे अच्छा समय कौन सा हो सकता है। ये साइन बोर्ड लगा है कि हमारी यात्रा और कितनी पेंडिंग है, बट कहते हैं कि ये पुराना साइन बोर्ड है एंड ये डिस्टेंसेस गलत लिखे गए हैं, क्योंकि जो आपदा आई थी उसमें पुराना रास्ता ख़राब हो गया था। इसका एक प्रूफ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे भीमबल्ली आप देखेंगे ऑलमोस्ट 0 लिखा है, 0.5, बट हम थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक और साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें भीमबल्ली 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि डिस्टेंसेस जो मेंशन किए गए हैं उतने हैं नहीं, बट नेवरदलेस इससे हमारी हिम्मत तो नहीं टूट रही। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया। ये जो इस टाइप की झाड़ियाँ होती हैं पहाड़ों के ऊपर, इनमें थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है, क्योंकि भालू इन्हीं झाड़ियों के बीच में छुप के बैठे होते हैं एंड अपना खाना खा रहे होते हैं। तो भैया अभी मुझे बता रहे थे कि इनका एक बार सामना हो चुका है भालू से। तो भैया बताना कैसा रहा था, क्या हुआ था उस टाइम पे? वो आपका जो भालू है तो मतलब आपका ये बांझ वगैरह के पेड़ पौधे रहते थे, तो इनकी मतलब जो कोमल पत्तियाँ होती है उनकी मतलब अपना आहार मतलब भोजन के लिए यूज करता है। तो मैं भोजन का अपना मतलब कोमल पत्ते वो रखा है, तो उसकी नज़र मेरे पे नहीं पड़ी। अगर भालू की नज़र पड़ती है तो वो इंसान को नहीं छोड़ा, उससे भी अपना बचाव रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, बट मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, मैं चलता रहा, देखते ही मैं भाग गया। तो आप भी अगर कभी इस तरीके के रास्तों पे जा रहे हैं
तो ऐसी झाड़ियों का खास ध्यान रखें। तो ये जो पूरा रास्ता है आगे ना, पूरा जंगली रास्ता है, तो इसलिए हम इस रास्ते को छोड़ने वाले हैं। एंड एक दूसरा रास्ता है जहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ से घोड़े वगैरह जाते हैं। वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पर जंगल नहीं है या, तो हम इस नीचे वाले रास्ते से जाएंगे जो घोड़ों का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल नहीं है। जो पैदल चलने वाला रास्ता है, यहाँ पे जंगल बहुत पास है और आसपास कोई है नहीं। तो आपका भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की दोनों तरफ, आपका घोड़े वाली साइड पे भी और प्लस आपका जो आपका ये वाला रास्ता, जंगल वाला रास्ता। बट अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अगर कोई जानवर आता है तो थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इसलिए हम अपना रास्ता पलट के घोड़ों वाला रास्ता लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जंगल नहीं है। तो ये है वो घोड़ों वाला रास्ता जो मैं आपको बता रहा था। ये भीमबली जगह है एंड नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट नीचे काफ़ी बड़ी नदी बह रही है एंड उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है जिसको अभी हम पार कर रहे हैं। तो नॉर्मली तो ये घोड़ों का रास्ता रहता है एंड यात्री इस रास्ते से नहीं जाते, बट सिंस यहाँ पे कोई जंगल वगैरह नहीं है और थोड़ा साफ़ सुथरा रास्ता लगा हमें ये चलने वाले पैदल चलने वाले रास्ते के मुकाबले, तो हमने घोड़ों वाला रास्ता ले लिया। झाड़ियों में ज़रा भी आवाज़ हो रही है तो हम देखते हुए जा रहे हैं। वैसे जंगल इस तरफ कम घना है, दूसरी साइड तो बहुत ही घना था और ये रास्ता भी लंबा है, बट क्योंकि यहाँ पे जंगल कम घना है तो थोड़ा जानवरों का डर कम है। बट फिर भी हवा की वजह से पत्ते हिल रहे हैं एंड बार बार आवाज़ आ रही है, तो हम देखते हुए जा रहे हैं बार बार कोई जानवर ना हो, उसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अभी हमने 2-4 मिनट का ब्रेक लिया है एंड हम बिस्किट लाए हैं अपने साथ, वो खा रहे हैं, पानी वगैरह पी के अपनी एनर्जी को वापस रिगेन कर रहे हैं। एंड ऊपर पहाड़ों पे की चोटी पर सूरज हल्का हल्का सा निकलना शुरू हुआ है। अभी सूरज की रोशनी यहाँ तो नहीं आई, बट पहाड़ों की चोटियाँ चमकने लग गई हैं और अब आपको कैमरे में भी हल्का हल्का दिखने लग गया होगा। ये जो दूर हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, ये पुराना रास्ता है जो आपदा के बाद इस तरीके से पहाड़ के बीच में आ जाने से बंद हो गया। ये मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर था बहुत बढ़ चुका था 2013 में 13 जून को, और आज देख सकते हैं मंदाकिनी का जो भी मतलब जल स्तर है मतलब सबसे कम है। जब ऊपर पानी ज़्यादा लेवल में बढ़ने के कारण यहाँ पे इतने ज़्यादा में रास्ता सारा कुछ टूट चुका है। और अभी मुझे घर से निकले हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और केदारनाथ धाम से लगभग सिर्फ मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे और दर्शन करें। वो जो सामने हमें पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वहीं पर ही रहते हैं हमारे केदार बाबा। अभी टाइम जो है वो लगभग 7:30 से ऊपर हो चुका है और मैं पिछले कल 5 बजे उठा था एंड तब से घर से चला हुआ हूँ। तो मेरे को इस पूरी जर्नी पे लगभग 26.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। एंड ये 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें से अभी तक मैंने लगभग ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तय कर लिया है, 17-18 किलोमीटर। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ये चढ़ाई बहुत आसान है, बट सिंपल ट्रिक ये होती है कि एक पैर उठाइए और दूसरे के आगे रखते जाइए। रुकना नहीं है, धीरे चलिए बट कंटिन्यूसली चलते रहिए। दैट इज़ द ओनली ट्रिक दैट यू कैन यूज़ ऑन एनी ट्रैक। एंड मौसम की बात करूं तो काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये वही रास्ते हैं जहां पर
ऑन सीज़न में इतनी भीड़ होती है कि लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए जाते हैं एंड चलने की भी जगह नहीं होती। पर अभी का टाइम ऐसा है कि इस ट्रैक पर सिर्फ मैं हूँ, एक गाइड भी है मेरे साथ। जगह जगह पर ये जो बर्फ़ है कहीं कहीं पे ये ब्लैक आइस में तब्दील हो चुकी है, तो उसमें बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। अपना पैर आप कहाँ रख रहे हैं आपको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ब्लैक आइस पे पैर रखेंगे तो वो तो शीशे की तरह स्मूथ होती है सरफेस एंड आपका पैर पक्का स्लिप होगा। ये हेलीकॉप्टर अभी हमारे ऊपर से गुजर रहा है। लगता है कुछ काफ़ी हैवी कुछ उठाया हुआ है, कुछ कैरी कर रहा है ये। तो डेफिनेटली या तो ये किसी मिलिट्री पर्पस के लिए है या तो कोई वीआईपी जा रहा होगा। कुछ हैवी सा कैरी करके जा रहा है ये। आई एम नॉट श्योर वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट नीचे लटका हुआ है इसके काफ़ी कुछ हैवी मटेरियल सा। सामने जो पहाड़ियाँ थी जो सुबह तक मोतियों की तरह चमक रही थी, अभी उन्हें बादलों ने ढक लिया है। तो मौसम अचानक से बदल रहा है यहाँ पे। बाकी टेम्परेचर इस टाइम पे अराउंड -6 है। रात को -9 तक गया था। इन पहाड़ियों के आगे हैं केदारनाथ धाम। अभी ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है जो हमने बोतल में भरा, और अपने साथ हम एक काफ़ी बड़ा सा नींबू लाए थे जिसका रस हम इसमें निचोड़ के नींबू पानी बना रहे हैं एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए। तो साथ में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख के चलना चाहिए। बिना खाए पिए ये यात्रा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये जो दूर सामने काला पत्थर दिख रहा है, इसका नाम बताना भैया। दादा यहाँ पे ये गरुड़ चट्टी है। गरुड़ चट्टी यहाँ पे मतलब अब 12 मास साधु संत यहाँ पे अपना बैरागी बन के रहते हैं। प्लस यहाँ पे उनकी आराधना वगैरह चलती रहती है, मॉर्निंग में पूजा पाठ वगैरह चलते रहते हैं। अभी भी हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें शंखनाद सुनाई दे रहा था। तो सोचिए इतनी ठंड में भी वो 12 मास यहाँ पे तपस्या करते हैं। और ये हमारा हेलीकॉप्टर वापस जा रहा है। अब लगता है किसी स्पेशल काम पे लगा हुआ है। तो जो लोड इसने उठाया हुआ था वो अभी ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि अभी तो इसके नीचे लटका नहीं हुआ। तो आई थिंक किसी स्पेशल टास्क पे लगा हुआ है ये, कुछ सामान इधर से उधर लेके जा रहा है। मैं जब आपको ब्लैक आइस के बारे में बता रहा था, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ब्लैक आइस भी और ज़्यादा बढ़ रही है। चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, तो यही बर्फ़ पिघल के नीचे आती है एंड दोबारा जम जाती है तो ब्लैक आइस बन जाती है। देखिए कितनी बर्फ़ गिरी है, बट फिर भी आपको यहाँ पे ये माउंटेन रेवंस दिख जाएंगे। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ भी आपको ये ज़रूर मिलेंगे। यही खासियत है इन खूबसूरत पक्षियों की। बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में केदार धाम में। और देखिए जगह जगह इस तरीके से पानी बहता रहता है कंटिन्यूसली, जो बर्फ़ से पिघल के आ रहा है। और देखिए कैसे नीचे पिघला हुआ बर्फ़ पिघल के कैसे ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो गई है। यही पानी जमी जा रहा है यहाँ पे। बट वही है कि इस पे आप पैर नहीं रख सकते, नहीं तो फिसलने की तो 100% गारंटी है। ये सामने दूर आपको
घर दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी सारी रुकने की व्यवस्था है जब ऑन सीज़न होता है यात्रियों के लिए। फ़िलहाल तो सब खंडर बन के पड़े हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेरा जो सफ़र रात से चला हुआ है उसमें अभी तक मुझे पहली बार धूप नसीब हुई है यहाँ ऑलमोस्ट टॉप के पास पहुँचने के बाद। एंड रात को वैसे मेरे साथ एक भाई साहब और थे जो चंडीगढ़ से आए थे, बट रात का 11-12 बजे का टाइम हो रहा था एंड काफ़ी सारे लोगों ने हमें यहाँ पे जंगली भालू, चीता, शेर की कहानियाँ सुना दी थी जो लोगों के इनकाउंटर्स हुए हैं एंड और भी जंगली जानवरों के बारे में बताया था। तो वो थोड़ा घबरा गए एंड उनको पेन भी हो रहा था, फिर तो वो वापस रेस्टोरेंट की साइड मुड़ गए होटल की बुकिंग करने के लिए। वैसे रास्ते में जब वो जंगली एरिया आया था तो हम 2 घंटे के लिए रुक गए थे पीछे ही, हमने ब्रेक लिया था एंड काफ़ी देख के सोच समझ के ही हम आगे बढ़े। हमने रेकलेस डिसीजन नहीं लिया। जंगल से पहले हम भी रुक गए थे थोड़ी देर के लिए एंड उसके बाद देख सुन के ही आगे बढ़े हम लोग। फ़िलहाल मैं इतनी हाइट पे आ चुका हूँ कि हेलीकॉप्टर जस्ट मेरे साइड से जा रहा है। इन जनाब की हिम्मत देखो, बर्फ में ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मुलायम गद्दा हो। हिम्मत हो तो ऐसी। इन कुत्तों को सलाम है। अभी हम महादेव के पहले स्थल पे आ चुके हैं। यहाँ पर की माया बहुत बड़ी रहती है। यहाँ पे हर हर महादेव बोलते पानी के बुलबुले उठते हैं। हर हर महादेव। वो देखिए नीचे पर पानी में हर हर महादेव। वो देखिए। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव। यहाँ पानी के नीचे से बुलबुले उठते हैं, देखिए वो उठ रहे हैं। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट आपको पानी की वेव्स दिख रही होंगी, वो बुलबुले ही क्रिएट कर रहे हैं। हर हर महादेव। तो ये भोले शंकर का पहले स्थान यहाँ पे था, कहते हैं पुराना स्थान। तो आप दर्शन कर सकते हैं। इस जगह को रेतस कुंड भी कहते हैं। हर हर महादेव। अलग अलग जगह से बुलबुले उठते हैं, हमेशा एक जगह से नहीं उठते, बट बड़ी ही मैजिकल जगह है। देखिए आपको भी दिखे होंगे यहाँ पे। इस रेतस कुंड की एक खासियत और है कि जब भोले बाबा को नीचे ले जाया जाता है दिवाली के बाद, भाई दूज वाले दिन, तो उनको पहले यहीं पे स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही नीचे की यात्रा शुरू होती है। तो अब मुझे घर से निकले हुए लगभग 28.5 घंटे हो चुके हैं। सुबह के 9:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है एंड मैं जस्ट केदारनाथ धाम के पास ही खड़ा हूँ। अभी आपको दर्शन कराऊंगा। तो भाई और बहनों, ये है मेरे भोले बाबा का धाम, केदार धाम। ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा गया है और भोले बाबा के बहुत नज़दीक महसूस किया मैंने, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को मुझे तुंगनाथ के दर्शन करने को मिले। मिड ऑफ जुलाई में मुझे अमरनाथ धाम के दर्शन करने को मिले और अब जब ये साल ख़त्म हो रहा है दिसंबर में, तो मुझे केदारनाथ धाम के दर्शन करने को मिले। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ साथ मैं आप सबको भी दर्शन करा पाया। भोले बाबा से यही दुआ है कि आप सबके काम पूरे हों और सबकी ज़िंदगी सुखी हो। आइए मंदिर की परिक्रमा भी कर लेते हैं। इतने सुंदर दर्शन कभी किसी को मिल सकते हैं क्या? यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे पूरा समय मिला अपनी आस्था को प्रकट करने का।
पर बर्फ़ गिरी हुई है और मैं नंगे पैर हूँ, बट कोई बात नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी में कभी कभी ही मिलता है। ये भोले बाबा का एक और मंदिर है साथ में। चारों तरफ चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं और हमारे नंदी जी के मुख की शेप में यहाँ पे पानी बह रहा है, बर्फ का पिघला हुआ पानी, शुद्ध पानी। आइए अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। जय केदार बाबा। और मौसम यहाँ पर अचानक से बदल गया। जो अभी धूप निकली हुई थी, चारों तरफ बादल ही बादल हो गए हैं। कह रहे हैं कि शायद आज शाम को यहाँ पे बर्फ़ गिर सकती है, बट हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ही गिर जाए। तो यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक है, बट इस तरफ से बहुत स्पीड से बादल आ रहे हैं। अभी यहाँ पे धूप निकली हुई थी और चारों तरफ बादल से भर गया है। तो ये सफ़र कंप्लीट करने में मुझे अपने घर से लगभग 30 घंटे लगे और मुझे खुशी है कि ये सफ़र मैं आप सबके साथ बांट पाया। जय केदार बाबा। मैं वेदर की बात कर रहा था कि मैं भी शाम को बर्फ़ गिरे, कल बर्फ़ गिरे, एंड मेरे बोलने के 15 मिनट बाद ही बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है यहाँ पे। अचानक से इतने बादल आए, पूरा आसमान ढक दिया और बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है। देखिए क्या रफ्तार से बर्फ़ गिर रही है। थोड़ी देर में ये सारी जगह सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी, इतनी तेज़ बर्फ़ गिर रही है। मन तो कर रहा है दौड़ के चले जाएं यहाँ से, बट लातों में ताकत भी नहीं है। बर्फ़ ने टेम्परेचर तो बिल्कुल ही -6 -9 तो पहले ही था। अब तो मैं एज्यूम भी नहीं कर सकता कि कितना पहुँचा दिया है। हाथ पूरे जम चुके हैं, इवन नाक से जो सांस ले रहा हूँ तो नाक भी जम चुका है, एंड जो सांस जब फेफड़ों में जा रही है, इवन फेफड़ों में जाके भी फील हो रहा है कि हवा कितनी ठंडी है। और बर्फ़ गिर रही है एकदम फुल स्पीड में। ये जो रास्ता अभी पूरा सीमेंटेड था, ये भी सफ़ेद होने लग गया है। और अगर मैं 5 मिनट और यहाँ पे रुका तो आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा रास्ता सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद रंग दिखेगा यहाँ पे। इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। क्या नज़ारे हैं केदारनाथ के। जो है ये घोड़ा पड़ाव है और ऑन सीजन में यहाँ पे घोड़े यहीं पर तक सीमित रहते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाते। यहाँ से आपका 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, फिर आपका मंदिर आता है। जो घोड़े वाले रहते हैं, जो बुजुर्ग, तो यहाँ तक उनके लिए छोड़ा जाता है, यहाँ पर से पैदल जाना पड़ता है। और देख सकते हैं यहाँ पे मतलब रहने की सुविधा सारे कुछ अवेलेबल होती है ऑन सीजन में। ऑफ सीजन में यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है, ओनली पेड़, पक्षी और कुछ बहुत छोटे पक्षी हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, और माउंटेन रेवंस हैं। और नीचे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे जंगल है जहाँ पे जंगली जानवर हैं, बट हम दिन के टाइम में जा रहे हैं तो इस टाइम पे कोई खतरा तो नहीं होगा। ये देखिए, 13 किलोमीटर तो सर का है, बट यहाँ पे 13 किलोमीटर नहीं है। क्योंकि पिछला वाला जो रास्ता था जिसके लिए लिखा है वो तो आपदा में डिस्ट्रॉय हो गया था, तो 13 किलोमीटर लिखा ज़रूर है। इससे यात्रियों का हौसला भी बढ़ेगा, बट वो एक्चुअल में 13 किलोमीटर है नहीं, काफ़ी दूर है। मेरी रिटर्न जर्नी में इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है तो मैंने बोला ये चीज़ तो आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जिन रास्तों से हम आए थे और जहाँ पे बर्फ़ का नामो निशान भी नहीं था, अब वो भी पूरे के पूरे सफ़ेद हो चुके हैं बर्फ़ से।
मेरा 2023 भोलेनाथ की गोद में ही गया है। 1 जनवरी को मैं तुंगनाथ के दर्शन कर पाया। मिड ऑफ जुलाई में मुझे अमरनाथ जी के दर्शन हुए और अब केदारनाथ का आखिरी यात्री आपका भाई है। तो ऐसा लगता है कि महादेव ने खुद मेरी आइटनरी बनाई है कि किस टाइम किस डेट को कहाँ पहुँचना है। बहुत खुशी हो रही है इस यात्रा को कंप्लीट करके, क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिर चुकी है कि इसके बाद तो इम्पॉसिबल है किसी का भी आना। एंड ऊपर जो कुछ वर्कर भी थे वो सब भी अब इवैक्यूएशन की तैयारी में लग चुके हैं। तो 2023 का आखिरी यात्री आपको सलाम करता है।